नमस्कार विद्यार्थियों, एमए फाइनल हिंदी साहित्य के पंचम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। इस प्रश्न पत्र में हम साहित्य सिद्धांत में चर्चा कर रहे थे, साहित्य सिद्धांत के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में आज का हमारा विषय है, टॉपिक है कलावाद। तो कलावाद को जानने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कलावाद अपने आधुनिक रूप में तब प्रकट होता है जब फ्रांस में सन 1866 के आसपास कला के लिए जैसे सिद्धांत की घोषणा की गई। इस सिद्धांत का प्रतिपादन विक्टर कुजे ने 1818 में किया। उनके अनुसार कला का उद्देश्य किसी नैतिक या धार्मिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं, बल्कि स्वयं अपने पूर्णता की तलाश है। विक्टर कुजे की मान्यता थी कि कला के माध्यम से हम किसी और उद्देश्य या नैतिक रूप से कोई शिक्षा देना या धर्म का प्रचार करना या धार्मिक रूप से कोई शिक्षा देना, यह कला का उद्देश्य नहीं है, बल्कि कला अपने आप में स्वयं में ही वह पूर्णता की जो तलाश है वही उसका उद्देश्य है। कला सौंदर्य अनुभूति का वाहक है, इसलिए इसे उपयोगिता की कसौटी पर नहीं परखा जाना चाहिए। समाज, नीति, धर्म, दर्शन आदि के नियमों का पालन कला की स्वच्छंद तथा स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति में बाधक होते हैं। यदि किसी भी प्रकार का बंधन या नियम का पालन करना कला पर लगाया जाता है तो वह कला की स्वच्छंदता पर या उसकी स्वतः स्फूर्त जो अभिव्यक्ति की जो शैली है उस पर वह आक्षेप लगाता है, उस पर एक प्रतिबंध लगाता है। थियोफाइल गॉटियर, फ्लाबेयर, जोला, बॉडलेयर, मलारमे तथा बर्लेन आदि विद्वानों ने कलावाद को संपुष्ट करने में अच्छा योगदान दिया और इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। वॉल्टर पेटर, जेई स्पिंगयान और क्लाइव बेर ने कला से सदाचार संबंधी मूल्यों का बहिष्कार किया। इन विद्वानों ने कविता और जीवन के संबंध को भ्रमपूर्ण कहकर कलावादी धारणा की संपुष्टि की। इन विद्वानों की मान्यता थी कि कविता और जीवन का जो संबंध है ये कभी हो ही नहीं सकता, ये भ्रमपूर्ण संबंध है। कविता अलग है और जीवन अलग है। कविता के माध्यम से जीवन को जीने का रास्ता बताया जाए ये आवश्यक नहीं है। आगे चलकर AC ब्रैडले ने इस सिद्धांत की तात्विक व्याख्या की और इस प्रकार से कलावाद की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद और सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद के द्वारा प्रकारांतर से कलावादी दृष्टि का समर्थन किया। आधुनिक कवि एवं समीक्षक TS इलियट के अभिव्यक्तिवाद को भी कलावाद का समर्थक सिद्धांत कहा जा सकता है। हिंदी के प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी इसे अंशतः स्वीकार किया। हिंदी के कतिपय छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं द्वारा इस धारणा का समर्थन किया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि कला के संदर्भ में कला को अपने आप में स्वतः ही में ही पूर्ण मानने वाली जो विचारधारा है वह कलावाद के नाम से अभिहित की जाती है। कला के मूल्यवादी और सौंदर्यवादी दृष्टि बिंदुओं ने ही साहित्य जगत में इन दो अवधारणाओं को जन्म दिया है, कला जीवन के लिए अथवा कला के लिए। और ये वस्तुतः ये दोनों ही जो अवधारणा है वह कला के प्रति एक दृष्टिकोण विशेष की परिचायक ही है। कला के मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा कला जीवन के लिए सिद्धांत के अनुसार काव्य का मूल परिजो नैतिक परितोष एवं शिक्षा माना जाता है। और इस सिद्धांत को जो मानने वाले साहित्यकार हैं कला को वांछित सामाजिक परिवर्तन और सुधार का एक साधन समझते हैं। कला उनके लिए उन सिद्धांतों के प्रचार का एक साधन होती है। और कलावादी कला को लोकोत्तर वस्तु अथवा कलाकार को लोकोत्तर प्राणी मानते हैं। उनके अनुसार तो कला स्वयं में एक विलक्षण और लोकातीत वस्तु है और वे कला को समाज से पूर्णतः निरपेक्ष मात्र सौंदर्य अनुभूति एवं आनंद की अनुभूति की अभिव्यक्ति एवं आस्वादन का साधन मानते हैं। आगे हम कलावाद की जो प्रमुख मान्यताएं हैं उसके संदर्भ में देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार काव्य स्वयं अपना साथी है।
इस प्रकार का काव्य किसी अन्य उद्देश्य को लेकर नहीं लिखा जाता। ये सिद्धांत ये कहता है कि जो कला है वह स्वयं अपना साक्षी है, उसको किसी और साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, किसी अन्य उद्देश्य को लेकर लिखा ही नहीं जा सकता, उसका उद्देश्य स्वयं कला है। कविता कवि की व्यक्तिक भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। कवि जो अनुभव करता है वह उसकी व्यक्तिकता की अनुभूति है। सामाजिक दृष्टि से उसका क्या उत्तरदायित्व है, इस पर वह चर्चा नहीं करता है। तीसरी इसकी धारणा है कि विषय के प्रति एक प्रकार की स्वच्छंद धारणा उसके मूल में निहित है। किसी भी विषय पर कला का सृजन किया जा सकता है, साहित्य का सृजन किया जा सकता है, एक प्रकार की स्वच्छंदता की यह बात करता है। कलावादी जो काव्य है वह काव्य सृष्टि में बाह्य साज श्रृंगार की विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि काव्य का एक है अनुभूति पक्ष और एक है अभिव्यक्ति पक्ष। अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत अनुभूति को जो सजाने और संवारने की जो प्रक्रिया है उसको हम शामिल करते हैं। तो जो कलावादी काव्य सृष्टि है उसमें इस बाह्य साज और श्रृंगार की जो प्रवृत्ति है वह विशेष रूप से पाई जाती है। कलावादी जो कवि हैं, कलाकार हैं, ये परिचित वस्तु, व्यापार एवं घटनाओं को इस कौशल से प्रस्तुत करता है कि पाठक की बुद्धि किंचित चमत्कृत हो जाती है। जो वस्तु, जो व्यापार, जो घटनाएं हम आसपास देखते हैं, कलावादी यदि उसका वर्णन कर रहा है, यदि उस पर समाज का नियमों का बंधन है भी नहीं, लेकिन फिर भी वह जिस रूप में उसका वर्णन करता है, पाठक उसे देखकर चमत्कृत होता है, अर्थात इसमें चमत्कार की प्रधानता होती है। छंद, अलंकार, भाषा व शैली के प्रति कलावाद स्वच्छंद दृष्टिकोण लेकर चलता है। छंद, अलंकार, भाषा और शैली में भी किसी भी प्रकार के बंधन को, छंद के नियमों को, अलंकारों के नियमों को, भाषा और शैली के नियमों को, कलावादी इन नियमों को मानने में पक्षधर नहीं है। कलावाद काव्य को लोकातीत वस्तु, लोक से परे, कलाकार को लोकोत्तर प्राणी और कलाजन्य जो आनंद है उसे अलौकिक आनंद समझता है। कलावाद स्पष्ट रूप से कहता है कि कला जीवन के लिए नहीं है, जीवन से परे है। जब वह जीवन से परे है तो वह इस लोक से भी परे है, और उस लोक से परे वस्तु से जो आनंद प्राप्त होगा वह आनंद भी इस लोक से परे अलौकिक आनंद होगा, ऐसा कलावादियों की मान्यता है। कलावाद के अनुसार कलाकार समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व नहीं होता, उसके पर ये बंधन नहीं है कि वह ऐसा काव्य लिखे जिससे समाज को दिशा मिले, जो समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करे, समाज में सच्चाई का समर्थन करे। कलावाद इस दृष्टि से समाज के प्रति कतई उत्तरदायी अपने आप को नहीं समझता है। उनके अनुसार कलाकार है वह कला के प्रति ही उत्तरदायी है, अन्य किसी वस्तु या किसी समाज के प्रति वह उत्तरदायी नहीं है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि कलावाद का विकास किस रूप में हुआ। कालक्रम की दृष्टि से यदि हम देखें तो कला जीवन के लिए अथवा डिटेक्टिसिज्म का सिद्धांत अधिक प्राचीन है। कला जीवन के लिए, अभी हम जिस सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं वह कला के लिए सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यदि हम कालक्रम की दृष्टि से देखें तो कला जीवन के लिए जो सिद्धांत है, जिसे डिटेक्टिसिज्म का सिद्धांत भी कहा जाता है, वह अधिक प्राचीन है। प्राय साहित्य सृजन के प्रारंभिक युगों से ही काव्य को नैतिक उद्देश्य पूर्ति का साधन बनाया गया है। कला को जीवनोपयोगी मानने संबंधी धारणा का प्राधान्य यद्यपि पश्चिमी देशों में सर्वाधिक रहा है, तथापि यह धारणा आदिकालीन एवं देशातीत है। पश्चिमी जो देश हैं उनमें कला को जीवन के उपयोगी मानने की जो धारणा है वह अधिक रही है प्राचीन काल में, लेकिन फिर भी ये जो धारणा है ये आदिकालीन है, इसका युग हम नहीं ज्ञात कर सकते, और ये देशातीत है, देश से परे, अर्थात सभी देशों में इसी प्रकार की मान्यताएं प्राचीन युग के कला में रही है। धर्म अनुप्राणित कला, साहित्य, शिक्षा व उद्देश्य के साधन ही अधिक रहे। पश्चिम में कला साहित्य अपने प्रारंभिक स्वरूप में मूल्यवादी, उपदेशवादी अथवा नैतिकवादी ही अधिक रहा है। उसमें सौंदर्यवादी अथवा कलावादी दृष्टिकोण का स्थान प्राय गौण है। तो प्राचीन काल में जो कला की बात कही गई है
उसमें कला जीवन के लिए वाला सिद्धांत ही अधिक मान्य रहा है। प्लेटो उस काव्य को श्रेष्ठ मानते हैं जो मानव को नैतिक और चारित्रिक विकास को उत्प्रेरित कर सके। उनके शिष्य अरस्तु एक स्थान पर आकर काव्य का प्रयोजन आनंद घोषित करते हुए भी वे उस काव्य को श्रेष्ठ मानते हैं जो मानव का नैतिक विकास और लोक कल्याण भी कर सके। एक तरफ वह बात करते हैं आनंद की, लेकिन दूसरी तरफ वह पुनः नैतिक विकास और लोक कल्याण की बात करते हैं। प्लेटो के शिष्य अरस्तु के परवर्ती आलोचकों ने भी मूल्यवाद और उपदेश को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया। मध्यकालीन साहित्यकारों ने काव्य उद्देश्य आनंद तो स्वीकार किया। मध्यकाल तक आते आते हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे विचारक हुए जिन्होंने काव्य उद्देश्य के रूप में आनंद को स्वीकार किया, लेकिन फिर भी उपदेश को वह अनिवार्य रूप से ग्रहण करते हैं। संत अगस्तीन, दांते, ड्राइडन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। 16वीं सदी का काव्य सिद्धांत भी मूल्यवादी ही अधिक ठहरता है। स्वच्छंदतावादी युग के यूरोपीय आलोचक यद्यपि कलावादी अधिक थे। स्वच्छंदतावाद का जब उद्भव होता है तब हम देखते हैं कि जो यूरोपीय आलोचक थे वह कलावाद की तरफ उन्मुख हमें अधिक दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नैतिक मूल्यों की पूर्णतः अवहेलना नहीं की है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्लेटो पूर्व काल से 18वीं सदी उत्तरार्ध तक पश्चिमी साहित्य जगत में कला की मूल्यवादी मान्यताओं का प्रभाव अवश्य रहा है, परंतु 19वीं सदी के मध्य से ही अर्थात अंग्रेजी रोमांटिक काल के समानांतर ही कुछ साहित्यकारों ने यह मान्यता उपस्थित की कि काव्य मात्र हृदय व अनुभूति का विषय है। इस विचारधारा के प्रबल समर्थक फ्रांसीसी और अमेरिकी साहित्यकार थे। फ्रांसीसी लेखक ने तो कला के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन ही किया था। जर्मन, फ्रांसीसी और अमेरिकी साहित्य जगत में कलावादी प्रवृत्ति 19वीं सदी के मध्य में पर्याप्त रूप से विकसित हुई और इस विकास ने अन्य वादों जैसे कि प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद आदि को भी पर्याप्त प्रभावित किया। अभी तो समीचीन तो यह है कि इन वादों की जो आधारशिला है वह कलावादी अथवा सौंदर्यवादी भूमि पर ही रखी गई। जो बाद में चलकर ये प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद जैसे सिद्धांत साहित्य में आए, कलाओं में आए, इन सिद्धांतों की जो पृष्ठभूमि है, इनका जो आधारशिला है वो मुख्य रूप से कलावादी अथवा सौंदर्यवादी जो साहित्य काव्य है, कला है, वही था। कलावाद के विकास की इस कड़ी में हम देखते हैं कि जो स्वच्छंदतावाद का उदय होता है वहीं से हम इस कलावादी सिद्धांत को सैद्धांतिक रूप से आकार ग्रहण करते हुए देखते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विश्व साहित्य में मूल्यवादी एवं कलावादी धाराएं बहती रही हैं, समान रूप से बहती रही हैं, लेकिन मूल्यवादी जो धारा है उसका जो प्राचीनता है या उसका प्रभाव अधिक रहा है। और कोई भी युग ऐसा नहीं है जहां इन दोनों साहित्यिक प्रवृत्तियों का न्यूनाधिक रूप में न ढूंढा जा सके। यदि मूल्यवादी अथवा नीतिवादी धारा का इतिहास अति प्राचीन है और इसके उन्नयन में अनेक दार्शनिक साहित्यकार और विचारक जैसे कि हमने कहा प्लेटो, अरस्तु, दांते, सिडनी, टॉलस्टॉय, इलियट आदि ने योगदान दिया, तो कलावादी धारा भी कम विस्तीर्ण नहीं है। इसके विकास में भी विभिन्न लेखकों और साहित्यकार जैसे कि इमर्सन, कार्लाइल, कॉलरिज, हिस्लर, ऑस्कर वाइल्ड जैसे विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः किसी भी युग विशेष में ये दोनों ही प्रवृत्तियां सक्रिय रही हैं। हमारे साहित्य में भी इन दोनों ही प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। हमारे साहित्य अर्थात संस्कृत साहित्य से वर्तमान हिंदी साहित्य तक ये दोनों ही प्रवृत्तियां दिखाई देती है। संस्कृत साहित्य में रस सिद्धांत की बात यदि हम करें तो वह सामाजिक के आनंद को साध्य मानने के कारण जिस प्रकार मूल्यवादी धारा का समर्थक कहा जा सकता है। जो संस्कृत साहित्य में 6 संप्रदाय बने हैं, उनमें जो रस संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है वह आनंद को साध्य मानता है। तो यदि हम आनंद को काव्य का साध्य माने तो ये आनंद किसके लिए है? श्रोता के लिए, सहृदय के लिए। तो इस प्रकार ये मूल्यवादी धारा का समर्थक कहा जा सकता है। उसी प्रकार काव्य में अलंकार, रीति आदि संप्रदायों को भी
हम बात करें तो उनके द्वारा कला पक्ष पर बल दिए जाने के कारण अलंकार संप्रदाय और रीति संप्रदाय है, ये कविता के या कला के बाह्य पक्ष पर बल देते हैं, तो हम इन्हें कलावादी धारा का समर्थक कह सकते हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद यदि मूल्यवादी दृष्टि के समर्थक हैं तो प्रसाद जी कलावादी दृष्टि के। इसी प्रकार से आचार्य द्विवेदी कला का अंतिम लक्ष्य मानव हित चिंतन मानते हैं, तो वहीं इला चंद्र जोशी कला में उपदेश या नीति ढूंढना कुत्सित मानते हैं, बुरा कृत्य मानते हैं। कला सौंदर्य और कला अभिव्यंजना के अपने कुछ नियम हैं। कलावादी के रूप में वो मुखरित हुए जो स्पष्ट पश्चिम का प्रभाव है, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि कलावाद या कला कला के लिए या कला जीवन के लिए, इन दोनों सिद्धांतों का जो अस्तित्व है वो प्राचीन काल से लेकर अब तक बना हुआ है। 19वीं सदी के मध्य से इस सिद्धांत को सैद्धांतिक रूप से परिभाषित करते हुए इसकी कुछ मान्यताओं को परिभाषित किया गया, तब से ये अधिक चर्चा में आया। धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे की कक्षा में हम अन्य साहित्य सिद्धांत के साथ बात करेंगे। धन्यवाद।